प्यारे बच्चों, वेलकम इन योर केमिस्ट्री क्लास। दिस इज केमिस्ट्री क्लास स्पेशली फॉर दी वेपर प्रेशर। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्लास +2 सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें हम वेपर प्रेशर का मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर हियर? प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू इट्स वेपर्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि किसी लिक्विड का जो वेपर्स बनते हैं और उन वेपर्स का क्या प्रेशर होता है। देखिए, कोई गैस है, कोई लिक्विड है, दे एक्सर्ट द प्रेशर, वो प्रेशर लगाते हैं, तो वो कितना प्रेशर है वो दैट इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। मींस इसको देखते हैं, दिस इज ए लिक्विड। सपोज कर लीजिए बेटा, इसको मैंने 80 डिग्री पे जो है इसको हीट कर दिया है। जब मैं इसको 80 डिग्री पे हीट करता हूं तो यहाँ पे मेरे वेपर्स बनेंगे। वेपर्स जो है मैनोमीटर में जो मरकरी है उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, मैनोमीटर में जो मरकरी है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, तो हमें यहाँ पर्टिकुलर हाइट मिलेगी। और ये हाइट किसको बताती है? दिस हाइट टेल दी प्रेशर। दिस हाइट इज मेजर्ड इन millimeter, means how much millimeter is equal to the 1 atmospheric pressure। अगर ये कहें कि 760 मिलीमीटर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिक्विड में जो वेपर बनते हैं और उन वेपर का जो मैनोमीटर जो प्रेशर बताता है दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। तो प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं कि क्या सारे लिक्विड का जो है वेपर्स प्रेशर एक जैसा ही होता है या फिर डिफरेंट लिक्विड्स के लिए डिफरेंट जो है वेपर प्रेशर बनता है। तो नेचुरल सी बात है बेटा, सब केमिकलों का अपना अपना वेपर प्रेशर होता है। क्यों? सबसे पहले समझते हैं नेचर की बात, कि नेचर पे इट डिपेंड ऑन द नेचर। देखिए, कुछ केमिकल ऐसे हैं जिसके अंदर अट्रैक्शन आपस में लो होती है, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिसमें अट्रैक्शन हाई होती है। अगर अट्रैक्शन लो है बेटा तो वेपर प्रेशर जो है उनका हाई होगा, क्योंकि जिसकी अट्रैक्शन लो है उनको अगर हीट कर दें तो जल्दी से वेपर बनेंगे और मोर अमाउंट में बनेंगे। तो मोर अमाउंट में वेपर बनेंगे, मोर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लेकिन जिन पार्टिकलों की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है उनको अगर वही टेम्परेचर दें हम तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वेपर फॉर्म में बहुत ही कम आएंगे। दे विल फॉर्म वेरी लेस वेपर्स। अगर वेरी लेस वेपर्स बने हैं तो उनका वेपर प्रेशर भी वेरी लेस होगा। तो प्यारे बच्चों, नेचर पे डिपेंड करता है, हर केमिकल की अपनी अपनी नेचर है, उसकी अट्रैक्शन लो है या उसकी अट्रैक्शन हाई है। जैसे अट्रैक्शन लो की अगर बात करूं मैं तो कोवेलेंट अट्रैक्शन जो है वो लो अट्रैक्शन मानी जाती है। हाई अट्रैक्शन के अंदर हमारी जो है डाइपोल नेचर आ जाती है और हमारी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है, या फिर बहुत हायर मोलिकुलर मास हो उनका, वो भी उसमें काउंट होता है। तो जिसमें अट्रैक्शन हाई है पार्टिकल की उसका वेपर प्रेशर लो आएगा, जिसमें अट्रैक्शन लो है उसका वेपर प्रेशर हाई आएगा। तो नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं बेटा, टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर जैसे मैंने यहाँ पे 80 किया है और अब टेम्परेचर को मैं चेंज करता हूँ, फिर 90 कर देता हूँ, तो चेक करता हूँ कि किस टेम्परेचर पर जो है वेपर प्रेशर की वैल्यू मोर आई है। तो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू आएगी मोर, वो सब जानते हैं, दिस वैल्यू विल बी हायर एट द 90 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जितना हाई टेम्परेचर करेंगे उतने ज्यादा हमारे वेपर्स बनेंगे, जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। सो टेम्परेचर में क्या कहेंगे, अगर हम टेम्परेचर को हाई करेंगे तो वेपर प्रेशर भी हमारा इंक्रीज होगा। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमारे वेपर प्रेशर उस लिक्विड के वो भी डिक्रीज करेंगे। तो अब वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद हम ये वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट ये पढ़ते हैं सॉल्यूशन के अंदर, कि कैसे दो लिक्विड आपस में जो है वेपर्स बनाएंगे और क्या उसमें जो है सिस्टम। तो देखिए प्यारे बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए टू लिक्विड्स।
और ये जो हमारे टू लिक्विड्स हैं, ये हमारे जो लिक्विड्स हैं, दीज लिक्विड्स आर वोलेटाइल इन नेचर। अब मेरे पास एक लिक्विड नहीं, अब मेरे पास दो लिक्विड हैं एंड आई विल से दिस इज ए सॉल्यूशन। जैसे कि हमने सॉल्यूशन की बात करनी थी कि अगर दो जो है हमारे पास लिक्विड होते हैं और वो मिक्स करते हैं, इट मीन दैट इज ए सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन बन चुका है और दोनों ही लिक्विड ऐसे हैं मेरे, अगर मैं उनको हीट करूंगा तो दोनों के ही वेपर जो है बनेंगे। तो अब देखते हैं कि राउट्स लॉ इसको बोलते हैं। राउट्स लॉ एक्सप्लेन करेगा इसको कि हाउ दे विल एक्ट इन द सॉल्यूशन एंड हाउ दे विल फॉर्म देयर वेपर्स। तो प्यारे बच्चों, राउट्स लॉ ने जो फॉर्मूला बताया है उसने कहा है कि इनका जो टोटल प्रेशर बनेगा वो एक का प्रेशर प्लस दूसरे का प्रेशर, अगर दोनों को सम करेंगे तभी टोटल प्रेशर काउंट होगा। देखिए ये डायग्राम, इसमें ए कंपोनेंट भी है, इसमें बी कंपोनेंट भी है, दोनों कंपोनेंट आपस में मिक्स है प्यारे बच्चों। अगर इसको मैं हीट करता हूं, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो क्या देखोगे प्यारे बच्चों, दोनों के ही वेपर बनेंगे, ए के भी बनेंगे और बी के भी बनेंगे। दोनों जो है मैनोमीटर के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, दोनों अपना टोटल प्रेशर यहाँ पे देंगे। जो टोटल प्रेशर होगा वो ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा। तो टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। ये ए की वजह से प्रेशर और बी की वजह से प्रेशर, इनको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो प्यारे बच्चों क्लियर है? अब एक बात और ध्यान से समझना कि यहां पे जो दिया है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब फिर इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है उसको हम लिख सकते हैं प्योर प्रेशर ऑफ ए, मींस ए का प्योर फॉर्म में प्रेशर क्या है, मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है उसका टोटल में से कितना हिस्सा है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, जैसे देख लीजिए कि ये मेरे पास एक कोई कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है, मान लीजिए ये वाटर है और इसका कुछ प्रेशर है, मान लीजिए कि 300 mmHg इसका प्रेशर है। ये वाटर है, इसका प्रेशर जो है अभी नॉर्मल प्योर फॉर्म में, इसमें मैंने बी नहीं मिक्स किया है तो इसको बोलता हूं मैं पी नॉट ए। ये मेरा ए कंपोनेंट है, कोई एक केमिकल है और ये 300 mmHg प्रेशर देता है। अब मैं अगर इसमें बी ऐड करूंगा तो जो ए का प्रेशर होगा, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना इस बात को, यहाँ पे जो है ए कंपोनेंट है मेरे पास और इसका प्रेशर प्योर फॉर्म का प्रेशर जो है ये आता है पी नॉट ए, ये आता है। अब मैंने इसमें बी मिक्स स्टार्ट कर दिया है, बी की मिक्सिंग मैं यहाँ पे शुरू कर चुका हूँ प्यारे बच्चों। तब क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे मैंने बी को इसमें ऐड किया है तो क्या ए का अभी भी प्रेशर 300 mmHg है? मैंने बी ऐड कर दिया कुछ 10% 20%, क्या ए की वजह से जो प्रेशर है वो अभी भी 300 mmHg है क्या, या उससे कम हो गया है या उससे इंक्रीज हो गया है? तो देखिए सारे ये सोच रहे होंगे कि ए का तो जो जितने ए थे अभी भी उतने ही ए हैं, क्लियर, और बी आ गए हैं तो क्या बात होगी, ए का तो अपना प्रेशर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब हम बी को ऐड करते हैं तो जो ए की वजह से जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए जैसे हम इसको हीट करते हैं ए को तो इसके वेपर्स बनेंगे, क्लियर। अब दोनों ऐड हो गए हैं तो वो जो एनर्जी है वो दोनों को मिलेगी, वो अकेले ए को नहीं मिलेगी। तो ए के वेपर जितने पहले बनते थे अब उससे कम बनेंगे। अब कितने कम बनेंगे ये डिसाइड करेगी उसकी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है उसका ए का कितना हिस्सा है, मान लो ए जो है 75% है तो यहाँ पे जो बनेगा कि 300 mmHg था, 70% हो गया तो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 25% बी ऐड करता हूँ तो उसका, और ये मेरा जो है 75 रह जाता है, तो 75 अगर ए रह जाता है 25% बी है तो मैं 300 mmHg के अगेन 3/4 से
मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा इसमें पार्शियल प्रेशर आएगा। तो समझ में आ गई बात बच्चों बेटी। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक प्योर प्रेशर है और एक ही लिक्विड है, उसका प्योर प्रेशर है कुछ P0, अगर मैं उसमें दूसरा कंपोनेंट ऐड करूंगा तो मेरे पहले कंपोनेंट की वजह से जो मेरा प्रेशर आता था अब वो पहले के कंपैरिजन में लेस हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी दूसरे कंपोनेंट को भी मिलती है, उसका भी अपना प्रेशर बनता है। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे आप अब। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कौन डिसाइड करेगा, उसकी मोल फ्रैक्शन, मींस उसका हिस्सा कितना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सेम ऐसे ही बी के लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर मोल फ्रैक्शन ए तुम्हें पता है, क्या तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट कर सकते हो? हमें पता होता है कि जो मोल फ्रैक्शन ए की है और जो बी की है, दोनों का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए हम जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को राइट कर सकते हैं 1 - XA। अगर तुम्हें एक मोल फ्रैक्शन बताया है तो दूसरी मोल फ्रैक्शन ऑटोमेटिक तुम्हें पता है। तो प्यारे बच्चों ये राउट लॉ है। राउट लॉ बताता है कि जो प्योर प्रेशर होते हैं, प्योर प्रेशर होता है एक लिक्विड का, अगर उसमें दो लिक्विड मिक्स करते हैं तो दोनों का जो प्रेशर बनेगा वो उन दोनों का सम के इक्वल होगा, और सम किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। अब यही बात हम एक डायग्राम से सीखते हैं। देखिए यहां पे मेरे पास सिर्फ ए कंपोनेंट है, XA इज 1, इसकी मोलैरिटी 1 है, यानी यहाँ पे प्योर प्रेशर ए का है। दिस इज द प्योर प्रेशर ऑफ ए। अब मैंने इसमें क्या किया, ए था, ए में मैंने बी ऐड करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं बी ऐड करता हूं तो बी की जो अमाउंट है, बी का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, ऐसे ऐसे। तो देखिए ये कंडीशन कैसे पहुंची, यहाँ तो अब बी आ गया, ये हो गया प्योर बी। ये समझ लीजिए मैं बी ऐड कर रहा हूँ, बी जो है मैंने 10% ऐड किया, 20% ऐड किया, 100% ऐड किया, और मैं इतना बी ऐड कर दिया मैंने कि ए की अमाउंट मेरे लिए नेग्लिजिबल हो गई। तो उस केस में क्या होगा, सारा का सारा बी बन गया वो, तो XB इज 1, तो ये बी का प्योर प्रेशर आ जाएगा, तो टोटल प्रेशर जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये तो इसकी एक्सट्रीम कंडीशन है कि मैंने बी को बहुत ज्यादा ऐड कर दिया ए में, तो मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। अगर मैं बी की अमाउंट को किसी लेस अमाउंट में ऐड करता हूँ, मान लो मैंने तो बी इतना ऐड किया है, यहाँ बीच में रुक गया हूँ, यहाँ 50% ए है, 50% बी है, तो टोटल प्रेशर इतना आएगा। अगर मैं बी की अमाउंट को और कम करता हूँ तो यहाँ ए की अमाउंट मोर है, बी की अमाउंट लेस है, तो ये प्रेशर टोटल इतना रहेगा। अगर मैं बी की अमाउंट को मोर लेता हूँ, ए की अमाउंट को लेस, यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ तो बी की अमाउंट बिल्कुल टॉप पे चली जाएगी, तो अगर यहाँ की बात करूँगा तो ये प्रेशर इतना आएगा। तो प्यारे बच्चों इसका कंक्लूजन क्लियर हो गया है कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन चेंज करता हूँ, मेरे पास ए है, मैं उसमें बी ऐड करता हूँ, तो मैंने 10% ऐड किया, फिर टोटल प्रेशर चेक किया तो अभी कुछ और वैल्यू है, फिर मैं 10% और ऐड कर देता हूँ, अब उसकी जो मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगी, और मोल फ्रैक्शन बढ़ने से जो नया प्रेशर बनेगा वो दोनों का सम बनेगा। इसलिए जो टोटल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे हम चेंज करते हैं तो उनकी जो प्रेशर है, ये प्रेशर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो देखिए प्रेशर भी जो है वेरी कर रहा है। मींस ये लाइन जरूरी नहीं कि स्ट्रेट दिखानी है, इस लाइन को जो है हम ऐसे दिखा सकते हैं बिल्कुल तिरछे से, कि जो है वेरी कर रहा है, मींस ये शो कर रहे हैं वेरी कर रहा है। ये भी कोई जरूरी नहीं कि बी ऐड करेंगे तो वो इंक्रीज करेगा, हो सकता है कि ये लाइन नीचे की तरफ भी आ जाए, समझ रहे हो। लेकिन ये है कि बी ऐड करते हैं तो टोटल प्रेशर वेरी करता है, या ये कहें कि अगर बी है हमारे पास लिक्विड, उसमें ए डालना स्टार्ट कर दें, जैसे ये बी है, या अब क्या है, बी ओनली बी है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हुआ, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। फिर हमने ए डालना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही हम ए डालेंगे इसमें,
ये क्या है, ये प्योर प्रेशर ऑफ बी है। जैसे इसमें ए डालना स्टार्ट करेंगे टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज करता रहेगा। तो जो वेपर प्रेशर का जो कंक्लूजन है टोटल वेपर प्रेशर का, दैट इज डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन। ये इसका कंक्लूजन है, मेन कंक्लूजन। द टोटल प्रेशर टोटल डिपेंड्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मोल फ्रैक्शन क्या आती है ईच कंपोनेंट की, वो टोटल प्रेशर को चेंज करती है। तो अब इसमें बेटा ये क्लियर है। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन आवर टू लिक्विड आर वोलेटाइल। ये केस इनके लिए है जब हमारे दोनों ही लिक्विड जो हैं वोलेटाइल होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटे कि अगर हमारे पास एक लिक्विड तो ऐसा है जिसके वोलेटाइल बनेंगे, दैट इज वोलेटाइल, जिसके वेपर्स बनेंगे, और दूसरा हमारे पास कंपोनेंट ऐसा है वो नॉन वोलेटाइल है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे देखते हैं आगे। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि कहा था कि वेपर प्रेशर अभी तो हमने डिस्कस किया था जब हमारे दोनों ही कंपोनेंट कैसे थे, दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल थे। लेकिन अब हम क्या कर देते हैं, हमारे एक कंपोनेंट को हम वोलेटाइल रखते हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम नॉन वोलेटाइल रखते हैं। देखिए व्हेन वन कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल, अगर मैं नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट की बात करूं, ऐसा कंपोनेंट जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं, मींस जिसके वेपर्स बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके बनते हैं, मींस नॉर्मली जिसके साथ उसको मिक्स किया है तो उसके एक के तो लिक्विड वेपर बनेंगे लेकिन दूसरे के वेपर्स उस टेम्परेचर पे नहीं बनेंगे। मींस ऐसा नहीं होता कि कोई भी केमिकल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, तो ये होता है कि एक इजीली होता है दूसरा डिफिकल्टी से होता है। तो जो डिफिकल्टी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको प्यारे बच्चों हमने क्या ले लिया है, उसको हमने कहा है कि दैट इज ए नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो जैसे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट की अगर हम यहां बात करते हैं तो ये ग्लूकोज है, यूरिया है, साल्ट है, शुगर है। ग्लूकोज, यूरिया, साल्ट, शुगर, ये मेरे नॉन कंपोनेंट हैं, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं जो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। जब इनको हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं इन सबको, तो वाटर तो वोलेटाइल है, वाटर के तो वेपर्स बन सकते हैं, ठीक है, बट इनके वेपर्स नहीं बनेंगे। या कोई और कंपोनेंट है वाटर की जगह, उसके तो वेपर्स बन जाएंगे बट इनके वेपर्स नहीं बनेंगे। तो मींस देखिए प्यारे बच्चों, एक के वेपर बन रहे हैं और दूसरे के नहीं बन रहे। अब ध्यान से समझना बच्चों कि मेरे पास ओनली वाटर है तो ये या कोई भी कंपोनेंट है तो इसका जो प्योर फॉर्म का प्रेशर है कुछ वैल्यू मैंने दे दी है ऐसी 300 mmHg प्योर फॉर्म में है ये। अब मैंने क्या किया, इसमें शुगर या साल्ट कोई दूसरा कंपोनेंट ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं उसी टेम्परेचर पे इसको हीट कर रहा हूं, तो इसके वेपर प्रेशर में बताइए बच्चों कि क्या कुछ चेंज आएगा। क्या ये 300 mmHg ऐसे ही रहेगा या इसकी वैल्यू वेरी करेगी, मींस इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो इसका राइट आंसर है तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि जैसे दूसरा कंपोनेंट आता है वो इस हीट की एनर्जी को खुद भी कंज्यूम करता है और वाटर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मींस आप उसी टेम्परेचर पे ये वाटर का या कोई भी यहाँ पे लिक्विड है उसका प्योर फॉर्म वाला प्रेशर नहीं आएगा, उससे जो है वो डिक्रीज करेगा। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि जब हम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हो जाता है। देखिए जैसे मेरे पास बी कंपोनेंट है, बी मेरे पास वोलेटाइल है, बी मेरे पास वोलेटाइल है। चलो मैं ले लेता हूं ए जो है मेरा कंपोनेंट वोलेटाइल है, ए कंपोनेंट इज वोलेटाइल। तो इसमें मेरे पास ए भी है और बी भी है।
ए कंपोनेंट मेरा वोलेटाइल है, तो ए के वेपर बनेंगे, जैसे इसको हीट करेंगे ए के वेपर्स बनेंगे, लेकिन बी के वेपर्स नहीं बन रहे। देखिए बी के वेपर्स नहीं बन रहे, ए के बन रहे हैं। ए के तो पहले भी बन रहे थे जब बी नहीं था, लेकिन अभी भी वही है, वही टेम्परेचर दे रहे हैं। तो ए का जो वेपर्स हैं वो पहले के कंपैरिजन में कम क्यों बनते हैं, इसका रीजन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो ये बी कंपोनेंट है जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, ये भी सरफेस पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे बी आ गया है, बी आ गया है, बी आ गया है, तो ये इसके सरफेस को कवर कर लेता है बी। ये एक तो खुद तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, और ये ए को भी वेपर में कन्वर्ट होने से रोकता है। देखिए बी जो है खुद वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये ए को भी वेपर में कन्वर्ट होने से रोकता है, क्योंकि बी ने सरफेस के ऊपर अपनी लेयर बना ली है। तो इट क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द ए टू चेंज इनटू द वेपर फॉर्म। तब यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कम ऑन द सरफेस, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है सरफेस पे आ जाता है, एंड दे क्रिएट हिंड्रेंस फॉर द वोलेटाइल कंपोनेंट, और वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं टू चेंज इनटू द वेपर फॉर्म। ठीक है, तो ये इसमें है प्यारे बच्चों। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा कंपोनेंट है नॉन वोलेटाइल, उसकी वजह से जो प्रेशर आएगा वो क्या बन गया बेटा, 0 बन गया है। तो हमारी जो टोटल प्रेशर आएगा वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, XA मल्टीप्लाई P नॉट A। तो ये हमारा वेपर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया है। इसमें राउट्स लॉ आता है, और इसमें जो हम सॉल्यूशन की यहाँ बात कर रहे हैं ये आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल मींस जो सॉल्यूशन हर एंगल से जो है सॉल्यूशन के लॉ को ओबे करते हैं, मींस राउट लॉ। तो प्यारे बच्चों इसके ऊपर अब जो हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं राउट्स लॉ के ऊपर, कि वो हो सकता है कि दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो सकता है कि एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो, जैसे वो मेंशन करेंगे। ध्यान रहे, अगर ग्लूकोज, यूरिया, साल्ट, शुगर ये कंपोनेंट दिया है, इसका मतलब ये टोटली अंडरस्टूड है कि ये तो नॉन वोलेटाइल है। ध्यान रखना बेटा, ये तो देखते ही समझ जाना कि नॉन वोलेटाइल है। अगर कोई दो और लिक्विड दे रहे हैं तो दे में बी वोलेटाइल, अदरवाइज तुमने वोलेटाइल ही समझना है। अगर ये दिए हैं तो समझ जाना कि ये तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट वाला केस है। अगर ऐसा नहीं दिया तो फिर दोनों ही कंपोनेंट हमारे वोलेटाइल हैं। तो बेटा इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम और क्लियर हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल जो सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल है, तो जैसे कि हम कह रहे थे बेटा, अब हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं जिसमें हमारे दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं, बोथ कंपोनेंट आर वोलेटाइल। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझना है कि जो हमारा फॉर्मूला था ये था कि P टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मल्टीप्लाई प्योर प्रेशर प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई प्योर प्रेशर ऑफ सेकंड। देखिए हमारे पास यहाँ पे तो दो कंपोनेंट दिए हैं, एक दिया है क्लोरोफॉर्म और एक दिया है डाइक्लोरोमीथेन। दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल हैं। इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि एक इसमें नॉन वोलेटाइल है, ना इसमें शुगर की बात करी है, ना ग्लूकोज की बात करी है, ना यूरिया की बात करी है, ठीक है, ना साल्ट की यहाँ पे बात है। तो बोथ कंपोनेंट आर वोलेटाइल। तो इसमें कहा कि इसका प्योर प्रेशर ये है, यानी कि पी नॉट की वैल्यू दी है, ये इसका पी नॉट दिया है। ये बताया कि उस लिक्विड में ये इतने ग्राम है, इसको बताया कि इतने ग्राम है। ये मैंने इनके मॉलिक्यूलर मास राइट कर दिए हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं थे और हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो ऐसे करके जो हम मास मैंने राइट कर दिया है। इसमें क्वेश्चन का है कि इनका पी टोटल क्या होगा। तो पी टोटल निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्योर प्रेशर ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड प्योर प्रेशर ऑफ सेकंड, दिस इज द फॉर्मूला। तो अब मेरे पास पी नॉट की वैल्यू तो इन्होंने डायरेक्ट दे दी है, लेकिन मोल फ्रैक्शन मेरे पास नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन आता है मोल से
और मोल्स आएंगे ग्राम से। जैसे इन्होंने ग्राम दिया है तो ग्राम से मैं मोल निकाल लूंगा। तो पहले मैंने क्या किया, इनके ग्राम से इनके मोल्स निकाल लिए। क्लियर? ये मैं राउंडिंग ऑफ यूज करके वैल्यू लिख रहा हूं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू है तो मैं वो भी साथ साथ बताता रहूंगा कि एग्जैक्ट क्या है इसका, और मैं राउंडिंग ऑफ करके उसको क्या वैल्यू दे रहा हूं। तो देखिए जैसे दूसरे के मोल मैंने निकाले 40/85, ये हो गया नियरली 8/17 और ये आ गया 0.5। तो क्लियर है प्यारे बच्चों? अब सबके मोल मिल गए, एक के मोल 0.2 है, दूसरे के मोल 0.5 है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूं? एक के मोल को ऊपर रखूंगा, टोटल मोल से डिवाइड करूंगा। ये देखिए, तो मेरी क्लोरोफॉर्म की जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या आती है बेटा, यहाँ पे 0. तो क्लोरोफॉर्म की यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन आई है 0.3 आई है। अब दूसरे की मोल फ्रैक्शन प्यारे बच्चों हमें निकालने की नीड नहीं होती, क्योंकि हम 1 में से अगर माइनस करते हैं तो दूसरे की मोल फ्रैक्शन आ जाती है 0.7। एक की 0.3 है तो दूसरे की क्या होगी, 0.7 होगी। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन आई है प्यारे बच्चों उसकी दोनों की आ गई हमारे पास। तो मोल फ्रैक्शन आ गया है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई प्योर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई प्योर प्रेशर, और ऐसे हमने वैल्यू पुट करी है। और ये एक की आ गया है पार्शियल प्रेशर, एक का 60 बना है, फिर दूसरे का 290.5 बना है। ये अगर मैं इनको अप्रोक्सीमेट आंसर मैंने निकाला 350.5, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट अगर तुम करते हो तुम्हारा आंसर आता है 347.5। ये मेरा राउंडिंग ऑफ यूज करके मेथड आया है, ये एग्जैक्ट मेथड है। अब बात रहती है कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कैसे निकालते हैं बच्चों? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ध्यान देने का, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे आता है कि देखिए मैंने एक लिक्विड मान लीजिए मेरा 20% है, दूसरा लिक्विड मेरा 80% है। मैंने दोनों को हीट किया, दोनों के वेपर भी बने। क्या अभी भी वो 80% और 20% उनके वेपर्स बनेंगे या कम ज्यादा होंगे? तो बेटा इसका राइट आंसर रहेगा कि उनकी जो परसेंटेज है, जो अंदर लिक्विड में अगर 20% 80% है, जब वो वेपर में कन्वर्ट होंगे तो उनकी परसेंटेज वेरी करेगी, क्योंकि हर एक की नेचर अपनी अपनी है, अलग अलग है। तो जो परसेंटेज लिक्विड में है वो परसेंटेज वेपर्स में नहीं होगी। तो अलग से पूछा है इन्होंने मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज कि वेपर्स में इनकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी, क्योंकि वेपर में उनकी परसेंटेज अलग होगी और लिक्विड में उनकी परसेंटेज जो है वो अलग होगी। तो देखिए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में क्लोरोफॉर्म की मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें? तो क्लोरोफॉर्म का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, यहाँ पे बेटा हम निकाल रहे हैं क्लोरोफॉर्म के लिए। तो क्लोरोफॉर्म का पार्शियल प्रेशर क्या है ये हम ऊपर रखते हैं, और टोटल प्रेशर क्या है दोनों की वजह से उसे डिवाइड कर देते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का है 60 और टोटल है 350, तो आंसर आता है 0.17, जिसका एग्जैक्ट आंसर है 0.18। अगर मैं 350 की जगह 347.5 रखता हूं तो आंसर आता है 0.18। तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी का सोल्व्ड क्वेश्चन है। इसके बाद एनसीईआरटी के कुछ अनसोल्व्ड क्वेश्चन अगर आते हैं इसमें टेक्स्ट में, यू विल सोल्व दैट क्वेश्चन और उनको ट्राई करोगे करने की। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू विल आस्क। प्यारे बच्चों आप अपना रिस्पांस दिया करो, आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है, जैसे आप कुछ काम करते हो नहीं करते हो तो उसका रिस्पांस जरूर दिया करो, सर मैंने आज ये किया है, आज मैंने ये नहीं किया है, या जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है बेटा। तो अगर तुम ऐसी हमें रिस्पांस दोगे तो जो है हमारा और भी हौसला बनेगा और हम आपके लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।